जाति खत्म नहीं हुई है, जाति जिंदा है और जाति इस देश के संस्थानों में या ये कहिए कि इसकी रीढ़ में शामिल है। वो गुर्जरों को क्यों कहा गया वहां पर कि भाई आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है? जाट आंदोलन में जाट शहीद हुए, फिर उनकी कुर्बानी को क्यों जाया जाने दिया गया? जब बात आती है अपर कास्ट की तो आप बिना किसी इंदिरा साहनी के, बिना किसी ऑब्लिगेशन के, बिना किसी जांच के, बिना किसी और चीज के रिपोर्ट के आप जो है फैसला सुना देते हैं, आप लोग जो है दे देते हैं तुरंत। लेकिन जब एसटी एससी और ओबीसी की बात आती है तब आप जो है गोलियां चलाते, शहीद कर देते लोगों को, और उनका हिस्से की जब बात आएगी तो वो हमेशा फाइलों में अटक करके रह जाता है। उत्तराखंड का ब्राह्मण एसटी की कैटेगरी में शामिल है, जम्मू कश्मीर का ब्राह्मण्स एसटी की कैटेगरी में शामिल है। सारी बातें हमारे जो प्रीवियस स्पीकर्स थे उन्होंने कर ली हैं, मैं कुछ बातें ही आपसे शेयर करूंगा। साथियों, इस देश में जाति एक हकीकत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जाति अब इस देश में नहीं रही। कुछ लोगों का मानना है कि जाति अब इररिलेवेंट हो चुकी है। तो ईडब्ल्यूएस के बहाने एक बार फिर से आपको इस देश की हुकूमत ने, इस देश की जो संस्थान है, उन सब ने एक चीज बताने की कोशिश की है कि जाति इममटेरियल नहीं है, जाति खत्म नहीं हुई है, जाति जिंदा है और जाति इस देश के संस्थानों में या ये कहिए कि इसकी रीढ़ में शामिल है। जिस तरीके का जजमेंट आया है, ईडब्ल्यूएस को लेकर के जिस तरीके की बातें हो रही है, जबकि पूरा का पूरा डिबेट अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप जाइए संविधान सभा की बैठकों में जहां पर ये प्रोविजंस किए जा रहे थे रिजर्वेशंस के, क्या उस समय ये चर्चा नहीं हो रही थी कि इकोनॉमिक आधार पर दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? इस देश में गरीब है कि नहीं है? वहां पर यह चर्चा थी, वहां पर यह बहस हो रही थी, लेकिन तब यह तय किया गया कि गरीबी के बावजूद यहां कुछ और चीजें हैं जिसकी वजह से यहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उसके मूल में था कास्ट। और कास्ट के साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो एसटी के मामलों में एप्लीकेबल थे। इन दो बेसिस पर रिजर्वेशंस के प्रोविजन लाए गए थे। वो जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे उसमें जैसे नोमैड के केस में था, क्रिमिनल ट्राइब्स के केस में था, इस तरीके के कुछ कुछ अलग फीचर्स थे जिनके बेसिस पर शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन दिया गया था। जिन कम्युनिटीज के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सोसाइटी के भीतर, वहां शेड्यूल कास्ट की कैटेगरीज लाई गई, वहां पर वो रिजर्वेशन दिया गया। बाद में चल के हम लोग देखते हैं मंडल कमीशन में एक और क्राइटेरिया जुड़ता है जिसमें यह कहा गया कि कहां पर जहां पर एजुकेशनली बैकवर्डनेस है उसको भी शामिल किया गया। लेकिन सडनली 2 साल पहले, 3 साल पहले ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लाया गया। आप याद कीजिए जिस दिन ये ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की घोषणा हुई थी तब और क्या हुआ था। उस समय पर पिछले कई सालों से एक रोस्टर आंदोलन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। इस कैंपस के भीतर लड़ रहे थे, इस कैंपस के बाहर अलग अलग देश के हिस्सों में हम लोग लड़ रहे थे। और जब हम लोगों ने ईडब्ल्यूएस को जो रोस्टर आंदोलन की लड़ाई को हम लोग जीत करके आए थे, 200 पॉइंट रोस्टर को एस्टेब्लिश करवाया था, रिस्टोर करवाया था, तब जाकर के उसके साथ में ये अटैचमेंट में दिया गया था। एक और चिट्ठी कहा गया था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम से एक और नया क्राइटेरिया बनाया जाएगा। उस दिन भी हमने कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं। सरकार अपने वोट बैंक को साधने के लिए काम कर रही है, लेकिन उस दिन भी उस बात को इग्नोर किया गया और वो आज तक इग्नोर कर दिया गया। आप ये समझिए कि जब ईडब्ल्यूएस का पूरा क्राइटेरिया लाया गया, क्या कोई सर्वे हुआ? नहीं हुआ। क्या कोई किसी तरह की और जांच हुई? नहीं हुई। जबकि याद कीजिए पूरा का पूरा पिछले रिजर्वेशन के मूवमेंट्स, राजस्थान का केस उठा करके देख लीजिए, 2002 के आसपास से गुर्जर रिजर्वेशन शुरू हुआ था, आज तक चल रहा है, लगभग 20 साल अभी सेकंड फेज चल रहा है, लेकिन गुर्जरों को 5% रिजर्वेशन आज तक नहीं दिया गया राजस्थान के भीतर।
मराठा का आंदोलन को याद कीजिए, महाराष्ट्र के भीतर मराठाओं का आंदोलन अभी तक चल रहा है, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया। हरियाणा के भीतर जाट मूवमेंट को उठा करके देख लीजिए, जाटों ने बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी, पुलिस ने खूब गोलियां चलाई, बहुत लोग शहीद हुए, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया। इस तरीके से आप जाएंगे, मध्य प्रदेश के भीतर ओबीसी रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने की लगातार मांग चल रही है और बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसे आज तक एक्सटेंड नहीं किया गया। झारखंड के भीतर भी इसी तरीके से, छत्तीसगढ़ के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर इस 50% के क्राइटेरिया को क्रॉस करने के लिए लगातार लोग हाई कोर्ट तक गए, लेकिन हाई कोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके प्रपोजल्स को रिफ्यूज कर दिया। कहा गया कि इंदिरा साहनी केस का जो जजमेंट है वो सुप्रीम है और उस जजमेंट का कहना है कि 50% की क्राइटेरिया को आप नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन सडनली हमने देखा कि किस तरीके से अपर कास्ट को संतुष्ट करने के लिए, उसके वोट बैंक को अपील करने के लिए इन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने जजमेंट से उसको वायलेट किया और एक नई बेंच बैठाई। जहां 9 जजेस की बेंच थी, उसकी जगह 5 जजेस की बेंच का जजमेंट आता है और वो कहता है कि वो लागू हो जाएगा। तब वो सुप्रीम कोर्ट कहीं पर आपको नहीं दिखेगा, तब सरकार आपको कहीं नहीं दिखेगी, कहीं उसको नहीं लगेगा कि इंदिरा साहनी केस का जो जजमेंट था उसका क्या हुआ। आखिर राजस्थान के भीतर जो 72 गुर्जर शहीद हुए थे, उनकी कुर्बानी क्यों जाया गई? वो गुर्जरों को क्यों कहा गया वहां पर कि भाई आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है? जाट आंदोलन में जाट शहीद हुए, फिर उनकी कुर्बानी को क्यों जाया जाने दिया गया? उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया? तब इंदिरा साहनी केस का जजमेंट को हवाला क्यों दिया जाता है? मध्य प्रदेश के भीतर ऐसा क्यों होता है कि वहां पर भी इंदिरा साहनी केस के जजमेंट का जो है हवाला दिया गया? जब बात आती है अपर कास्ट की, तो आप बिना किसी इंदिरा साहनी के, बिना किसी ऑब्लिगेशन के, बिना किसी जांच के, बिना किसी और चीज के रिपोर्ट के आप जो है फैसला सुना देते हैं, आप लोग जो है दे देते हैं तुरंत। लेकिन जब एसटी, एससी और ओबीसी की बात आती है, तब आप जो है गोलियां चलाते, शहीद कर देते लोगों को, और उनका हिस्से की जब बात आएगी तो वो हमेशा फाइलों में अटक करके रह जाता है। आप देखिए खेल किस तरीके का चल रहा है। पिछले महीने एसटी क्राइटेरिया के भीतर, एसटी की कैटेगरी में अपर कास्ट को डाला गया। उत्तराखंड का ब्राह्मण एसटी की कैटेगरी में शामिल है। जम्मू कश्मीर का ब्राह्मण्स एसटी की कैटेगरी में शामिल है। क्या उसके साथ हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन हुआ था? नहीं हुआ। क्या वो डिसएडवांटेज ग्रुप में था जैसा कि बाकी एसटी कम्युनिटी थी? नहीं था। आज की तारीख में जम्मू का, जैसे हम लोग देखते हैं अपर कास्ट को एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया, जम्मू का एसटी, खास करके गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग लगातार जम्मू और जम्मू के बाहर मूवमेंट में शामिल है और वो लगातार कह रहे हैं कि हम इनको शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन फिर से उनके सामने स्टेट आकर के खड़ा होता है और वो कहता है कि नहीं, इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्योंकि एसटी के रिजर्वेशन का क्राइटेरिया 1968 में जब बनाया गया था, तब उन्होंने एक क्लॉज जोड़ा था और उस क्लॉज में यह था कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको भी एसटी का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी प्रॉपर सर्वे की जरूरत थी और उनको देखना जरूरी था क्या वो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि नहीं। लेकिन उस पूरे के पूरे जो मूल भाव, तो उसकी जो भावना थी उसको छोड़ दिया गया और अब सीधा का सीधा पहाड़ी इलाकों में जो अपर कास्ट था उसको भी एसटी का दर्जा जो है दे दिया गया। इसी तरीके से एससी के साथ किया गया और एसटी, एससी और ओबीसी की जब आती है तब इसी तरीके से सरकारों का जो है बिहेव होगा। लेकिन जैसे ही ईडब्ल्यूएस की बात आएगी तुरंत पता चलेगा कि उस मामले में किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तुरंत जो है सरकारें एक्शन लेना शुरू करेंगी। सुप्रीम कोर्ट तुरंत फैसला देता है। आप एक चीज याद रखिए, इस देश में एसटी, एससी का रिजर्वेशन 1952 से शुरू होता है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय हो या देश का कोई भी विश्वविद्यालय हो, उसको लागू होते होते 1997 आ जाता है। 47 साल तक एसटी, एससी को रिजर्वेशन को डिनाई किया गया यूनिवर्सिटीज के भीतर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के भीतर। ओबीसी रिजर्वेशन 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाती है और लड़ाई लड़ने के जीतने के बाद 2006 से ओबीसी रिजर्वेशन इस देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में देना शुरू हुआ। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस तो 1978 की थी,
लागू करते करते 1992 आ गया, 93 आ गया, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 2006 के बाद शुरू होता है और दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में तो जो 2013 में आकर के। तो साथियों, इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि दरअसल हमारे देश की सरकारें और आजादी के बाद जो इंस्टीट्यूशंस बने थे वो लगातार इस देश में सामाजिक न्याय की हत्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।